खबरों की तह में बहुत सारी बारीकियां छुपी होती हैं, जिन्हें एनालाइज कर हम आपके लिए लेकर आते हैं मिस्टर एनालाइजर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। अब की बार किसकी सरकार, इसका पता तो 4 जून को चलेगा, लेकिन पूरे देश के चुनावी अभियान को अगर आप देखें तो यह बहुत जल्द खत्म होता दिखाई दे रहा है, यानी कि कल इसकी परिणति है। और वो इसलिए क्योंकि कल आखिरी दौर का मतदान है और इस मतदान के साथ ही 76 दिनों की इस चुनावी प्रक्रिया को एक तरह से समापन की ओर हम जाते हुए देखेंगे। लेकिन कल के जो मतदान है उसके साथ कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहले हम आपके सामने जो स्टोरी प्रेजेंट करेंगे वो ये कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाहरुख खान की फिल्म मैं हूं ना को जीवन में चरितार्थ करते हैं? क्योंकि अगर आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखें या पूरे सत्ता पक्ष की तरफ देखें तो सिर्फ एक उम्मीदवार, एक नेता, एक नाम, एक चेहरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी कि मैं हूं ना। इसको एनालाइज करेंगे। फिर बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के आत्मविश्वास की। साहब, ये कोई आसान बात नहीं है जब कोई राजनीतिक दल मतदान के पहले ही, खत्म होने के पहले ही इस बात को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हो और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी कहे कि अगले मंगलवार एक बार फिर मोदी सरकार। यह आत्मविश्वास कहां से आ रहा है, इसको टटोलेंगे और इसके तथ्य आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। फिर बात करेंगे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और उसके साथ साथ भारत पाकिस्तान संबंधों की। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने बहुत ही बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के संबंधों में 1999 एक बहुत काला अध्याय है, और वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने भारत के साथ धोखा किया। ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल कभी का पहले हो सकता था, खास करके तब जब पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हर मंच से कहते दिखाई दे रहे थे कि पाकिस्तान अधिकृत हमारा कश्मीर है, किसी और का नहीं। इस पर करेंगे चर्चा, इसका क्या मतलब है। और फिर बात करेंगे कि क्या हमारे देश की महिलाओं ने आखिरकार हमारे देश की कमान संभाल ली है। भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि विपक्ष को भी इस बात पर पूरा भरोसा और यकीन है कि जीत की सिर्फ एक कुंजी है, सिर्फ एक चाबी है, और वो है महिला मतदाता। इसके बारे में एनालिसिस कर आपको बताएंगे कि क्यों और कैसे। तो आइए सबसे पहले आज की बड़ी स्टोरी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। अगर हम ये कहें कि साल 2024 का ये चुनाव मोदी मय चुनाव है, तो क्या इसके बारे में मैं कुछ आपसे गलत कह रहा हूंगा? अगर मैं आपको यह कहूं कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां कवि की सोच नहीं पहुंचती वहां पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो ये अपने आप में अतिशयोक्ति नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि आप रैलियां दर रैलियां, रोड शो दर रोड शो, तमाम तस्वीरों को देखिए जो अभी हम आपके सामने दिखाने जा रहे हैं। और यहां तक कि चुनाव के इस पूरे प्रचार के शोर को खत्म होने के बाद भी आज पूरे देश में एक ही तस्वीर आपको सब जगह दिखाई देती है, और वो तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ध्यान की तस्वीर, जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर बीते 24 घंटे से आपके सामने प्रस्तुत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 घंटे का यहां पर ध्यान लगा रहे हैं। कहने के लिए तो यहां पर आराम और ध्यान के लिए करें, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो अपने आप पर प्रस्तुत करता है एक ऐसी तस्वीर जहां पर एक ऐसा नेता है जो आध्यात्म के साथ चुनावी रणनीति को भी साधने में अपनी महारत सामने रखता है। 42 घंटे का ध्यान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। 76 दिनों के चुनाव प्रचार के थमने के बाद जहां तमाम नेता विदेश में ठंडे मौसम में हवा लूटने जाते हैं, भाई कुछ एक ऐसे नेता हैं जो कि क्रूज पर गए हुए हैं साहब, और वहां पर विदेश में इटली में घूम रहे हैं और रोम में दिन बिता रहे हैं। उसके मुकाबले आप देखिए एक योगी है जो आज विवेकानंद रॉक पर आराम करने के बजाय ध्यान कर रहा है, और यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जाहिर सी बात है, अगर हम लोकप्रियता की बात करें तो आज लोकप्रियता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बराबर देश का कोई भी नेता सामने खड़ा नहीं होता है साहब। और क्यों नहीं खड़ा होता है, इसके आंकड़े क्या हैं, यह आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ऑनलाइन सर्च इंजन गूगल, हम सब इसका इस्तेमाल करते हैं कोई भी चीज ढूंढनी हो तो। इसमें ट्रेंडिंग आंकड़े के आधार पर जो विश्लेषण करने के बाद पता चला वो हम आपके सामने रख रहे हैं। trends.google.com पर जो डेटा है वो अभी आपके सामने है। 19 मई से 25 मई 2024 के बीच में नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितने लोगों ने कैसे कैसे सर्च किया। हर 100 सर्च में से 75 सर्च पॉइंट
नरेंद्र मोदी के लिए था। हर 100 सर्च में से 33 सर्च पॉइंट ही राहुल गांधी के लिए था। क्या यह अपने आप में कहना काफी नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जानने के लिए, उनकी तमाम यात्राओं के बारे में जानने, उनके सुनने के लिए, उनकी लोकप्रियता के लिए इससे बड़ा पैमाना और क्या हो सकता है साहब? पुणे चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने एक्टिव रहे हैं, आइए अब इसके आंकड़ा आपके सामने रखते हैं। साल 2024 और 2019 के ये अलग अलग आंकड़े हैं जो आपके सामने हैं। 76 दिनों के इस चुनावी कैंपेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 206 कार्यक्रम संबोधित किए हैं। जी हां, ये इस बार के चुनाव का आंकड़ा आपके सामने है। जबकि 2019 में 68 दिनों का चुनाव चला था, 145 कार्यक्रमों को संबोधित किया था और 18 रोड शोज जो किए थे उन्होंने 2024 में किए हैं। 2019 में 15 रोड शो किए थे। यानी कि अगर आप पूरे आंकड़े को जोड़ दें तो तकरीबन 225 प्रोग्राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2024 में, और 2019 में यह करीबन 160 प्रोग्राम्स थे। यानी कि 2019 के अपने आंकड़े को भी उन्होंने कहीं ज्यादा पछाड़ दिया इस बार। अब जरा तुलनात्मक दृष्टि आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि 74 साल के हैं, हालांकि उन्हें हर कोई नौजवान ही मानता है, और विपक्ष के नौजवान नेता राहुल गांधी, दोनों ने कितना कितना दम लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 206 सभाओं को संबोधित किया, राहुल गांधी ने 71 सभाओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 रोड शो किए, राहुल गांधी ने 5 रोड शो किए। अब आप खुद ही समझ जाइए कि कौन कितनी मेहनत कर रहा है और कितने जुझारू तरीके से इस चुनाव को लड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में एक बात तो स्पष्ट कही जा सकती है ना, कि यह चुनाव पूरे तरीके से सिर्फ और सिर्फ उनके लिए था। आप जरा देखिए, इंडिया गठबंधन का आधार कहां से आया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री न बने, इसको रोकने के लिए इंडिया गठबंधन सामने आया। यानी अगर आप देखें तो इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दल एक दूसरे के खिलाफ विभिन्न राज्यों में चुनाव लड़ते आपको मिल जाएंगे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अगर ये गठबंधन बना है तो सिर्फ एक व्यक्ति, एक चेहरे और एक व्यक्तित्व को रोकने के लिए, जिसका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि इस पूरे चुनौती को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने सिर पर लिया, और उन्होंने हर चुनाव में, हर मोर्चे पर सिर्फ यह कहा कि इस पूरे चुनाव में सिर्फ एक उम्मीदवार है। 543 लोकसभा सीट पर सिर्फ एक उम्मीदवार है, और उस उम्मीदवार का नाम है नरेंद्र मोदी। किसी भी उम्मीदवार को वोट मत दो, अगर वोट देना है तो सिर्फ मेरे चेहरे पर दो, क्योंकि मैं अपनी गारंटी आपको देता हूं। कितने नेताओं में इतनी हिम्मत होगी? कितने नेताओं ने ऐसी हिम्मत आज तक दिखाई होगी? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, देखिए आप। इनको मिला हर वोट, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे ना, तो वो कमल सीधा सीधा दिल्ली में मोदी के खाते में जमा हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करिश्माई व्यक्तित्व वाला इंसान भी कहा जा रहा है साहब। और यह हम हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे हैं, दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ, तमाम राजनीति शास्त्र के धुरंधर यह मानने लगे हैं, और चुनाव के दौरान उनकी यह करिश्माई व्यक्तित्व बड़े पैमाने पर दिखाई भी देती है। मैं अभी यहां पर मैक्स वेबर की थ्योरी को कोट करते हुए आपको यह बताने की कोशिश करता हूं कि वेबर के सिद्धांत के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करिश्माई छवि कितनी कारगर है। करिश्मा वो है जो माना जाता है, ये व्यक्ति परख है। प्रधानमंत्री के अभियान हजारों लोगों को आकर्षित करते हैं। 2014 के बाद से प्रत्येक चुनाव पूर्व और चुनाव बाद सर्वेक्षण में उनकी अपार लोकप्रियता दर्ज की गई है, और उनके मानने वाले समझते हैं कि यह वीर है, मन और वाणी की शक्ति रखते और असाधारण काम को करने में सक्षम है। गाजा युद्ध को रोकने या अकेले अपने दम पर अर्थव्यवस्था में काले धन के प्रवाह को रोकने जैसे कार्य एक ऐसा ही व्यक्ति कर सकता है जिसे अपनी करिश्माई छवि पर पूरा यकीन हो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर बिल्कुल खरे उतरते हैं। अगर आप देश में दुनिया भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की
जो लोकप्रियता की रेटिंग है उसको भी देखें तो ये अपने आप में बताता है कि आज उनका एक कहा शब्द गारंटी कितना मायने लगता है आम आदमी के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वह पहले नेता हैं भारतीय राजनीति पटल पर जिन्होंने कहा ये मेरी गारंटी है। देखिए, न जाने कब पत्थरबाजी हो जाए और न जाने कब बुरी खबर आ जाए, कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन मोदी ने कश्मीर में शांति की गारंटी दी थी। देखिए, सिद्धांत है कि राजनीति में हर शख्सियत अपनी अपनी आउटरीच की रणनीति को पहले से तैयार करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आउटरीच का यह परफेक्ट टाइमिंग है। पिछले तकरीबन 2.5 महीने से उन्होंने जिस ऊर्जा और वाक्य कौशल के आधार पर अपने पूरे चुनाव प्रचार को अंजाम दिया है वो अपने आप में हर किसी के ध्यान को आकर्षित करने के लिए काफी है। अपने भाषण के दौरान वो 4 शब्द जरूर कहते हैं। वो कहते हैं, मेरा एक काम करोगे, और लोग तालियां बजाते हैं। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि तमाम देवस्थानों को कैसे जोड़ सकते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो वाक्य कला है और लोगों को संबोधित कर उन्हें अपने प्रति आकर्षित करने की जो एक मंत्र मुग्धता है, यह बताती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी व्यक्ति को अपनी बातों से कन्विंस कर सकते हैं। आप इसे मास हिप्नोटिज्म के तौर पर भी देख सकते हैं, जो कि अभी तक एक स्वाकारिक साइकोलॉजिकल इवेंट नहीं है, लेकिन उनके एक कन्विक्शन है। देखिए उनके कन्विक्शन की एक मिसाल। अच्छा, मेरा एक और काम करेंगे। अरे ठंडे हो गए आप लोग, जरा हाथ ऊपर करके बताइए ना, मेरा एक काम करेंगे। देखिए, यहां से जाने के बाद गांव गांव में जो देवस्थान होते हैं, जो पूजा घर होते हैं, जो तीर्थ स्थान होते हैं, वहां जरूर जाना और मोदी की तरफ से परमात्मा के सामने माथा टेकना। आप सोचिए कितने ऐसे नेता हैं जो ये कहेंगे कि मेरा एक काम करोगे, दर्शन करना भगवान के और कहना कि मोदी के लिए दुआ मांगे आया हूं। साहब, ये कन्विक्शन है। जैसे आप, अगर मैं फिल्मी अंदाज में कहूं, सलमान खान की फिल्में जब आप देखते हैं, उनकी एक लोकप्रियता है ना साहब। सलमान खान स्क्रीन पर आ जाए, अपने आप सीटियां बजने लगती हैं। लोग अभी भी पैसे निकालकर स्क्रीन पे फेंकने लगते हैं, रुपए फेंकते हैं जब सलमान खान स्क्रीन पर डांस करते हैं। उनकी एक फिल्म आई थी, उसमें एक डायलॉग था, कमिटमेंट एक बार जब कर दी तो फिर तो मैं अपनी भी नहीं सुनता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर एकदम फिट बैठता है, सटीक। गारंटी दे दी, उसके बाद तो अपनी भी नहीं सुनूंगा। तो लोकप्रियता आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इतनी जबरदस्त है देश में कि आज उनके आसपास भी कोई फटकता नहीं है। 2014 से लेकर 2024 के जो लोकप्रियता के आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पब्लिक अप्रूवल रेटिंग 70% से नीचे गई ही नहीं है साहब। अब जरा सोचिए, ये देश में अद्भुत है ना कि 10 साल तक प्रधानमंत्री के ओहदे पर रहने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी 70% लोगों के दिल में अपने लिए जगह बनाकर बैठे हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष में राहुल गांधी, जो कि 2004 से राजनीति में हैं, आज विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर हैं। और अगर विपक्ष को मौका मिलेगा तो शायद राहुल गांधी के प्रधानमंत्री के रास्ते को ही प्रशस्त किया जाएगा। उनकी अप्रूवल रेटिंग 2024 में अब तक सबसे बढ़कर 23% हुई है साहब, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना में 1/3 से भी कम है। अब आप इसी से समझ जाइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व क्या है, उस करिश्माई व्यक्तित्व का प्रभाव क्या है, और यह चुनाव दरअसल किसके लिए लड़ा गया है। यह चुनाव सिर्फ, अगर मैं अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल करूं, ईदर यू आर विथ मोदी और यू आर अगेंस्ट मोदी। इसके अलावा इस चुनाव का और कोई सार नहीं है साहब। या तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वोट करने गए हैं या उनके लिए चुनाव लड़ रहे हैं, या आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं और उनके लिए वोट नहीं कर रहे हैं। ऐसा चुनाव आज तक हिंदुस्तान में सिर्फ एक बार देखने को मिला, 1977 में। लेकिन उस वक्त ऑप्शन नहीं था, उस वक्त सिर्फ यह था कि इंदिरा गांधी को हटाना है।
इमरजेंसी से दुखी जनता ने इंदिरा गांधी को सत्ता से उखाड़ फेंका था। लेकिन आज इस चुनाव में सिर्फ एक नेता, एक चेहरा और एक चरित्र सामने है, नरेंद्र मोदी। ईदर यू आर विथ हिम और यू आर अगेंस्ट हिम। आइए अब दूसरी स्टोरी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। 4 जून 2024 को पूरे देश के सामने यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि इस देश में किसकी सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि 370 सीटें वो जीत सकती है और एनडीए गठबंधन 400 के पार जाने वाला है। 100 घंटे से भी कम का वक्त बचा है जब इस बात की परिणति आपके सामने होती दिखाई देगी और 18वीं लोकसभा के चुनाव के नतीजे आपके सामने होंगे और उसका आकलन आप कर रहे होंगे। इस चुनाव में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, आज इस बारे में चर्चा करना इसलिए व्यर्थ है क्योंकि 1 तारीख को मतदान होना है, कल। लेकिन 4 जून को जब यह पता चलेगा कि कौन जीता और किस आधार पर जीता, तो दुनिया समझ सकती है। लेकिन यहीं पर एक कॉन्फिडेंस की बात निकल कर आती है। इस पूरे चुनाव में आपने देखा होगा कि तीसरे चरण, चौथे चरण के बाद से ही सत्ता पक्ष और विपक्ष ने कहना शुरू कर दिया, हमने इतनी सीटें हासिल कर ली, हमने इतनी सीटें हासिल कर ली। लेकिन कॉन्फिडेंस की इंतहा कहां होती है? मैं भारतीय जनता पार्टी का एक ट्वीट अभी आपके सामने दिखा रहा हूं, जो कि एक्स प्लेटफॉर्म पर किया गया है। इस ट्वीट को देखिए, आप सब गौर से देखिएगा। अगले मंगलवार एक बार फिर मोदी सरकार, और हनुमान जी टीका लगा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। यह एनिमेटेड ट्वीट अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है साथ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उनकी पूरी चुनावी मशीनरी को इस बात का पूरा भरोसा है कि सरकार उनकी बन रही है। यह जो आत्मविश्वास है, यह गजब का है साहब। इतने बड़े आत्मविश्वास के साथ तो विपक्ष भी आज जो अपनी बातें कहता है वो भी सार्थक होता हुआ नहीं दिखाई देता। आप जरा सोचिए, आत्मविश्वास इतना जबरदस्त है कि पहले से ही शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। क्या आज तक आपने कभी सुना कि एक पक्ष तैयारी कर ले पूरी कि भाई ये होना है, ऐसे होना है, वो होना है? यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी शुरू कर दी है। जो जानकारी मिली उसके आधार पर यह आपको हम बता सकते हैं कि शपथ ग्रहण समारोह इस बार शायद, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक बात तय है, कोई नहीं बता सकता कि वो कब क्या करने वाले हैं। वो कब क्या करने वाले सिर्फ वही जानते हैं और नीड टू नो बेसिस पर बाकी लोग जानते हैं। लेकिन जो जानकारी अभी तक हमारे पास मिल पाई है उसके आधार पर यह बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति भवन के परिसर में इस बार शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन ना होगा शायद, और वो इसलिए क्योंकि कर्तव्य पथ पर जहां पर बीटिंग रिट्रीट किया जाता है वहां पर इस बार तैयारी की जा रही है। इसके लिए तैयारियां चल रही हैं, अधिकारियों का यह कहना है। राष्ट्रपति भवन में जब यह पूरा प्रोटोकॉल होता है और वहां पर लोगों की मौजूदगी होती है, उसको लेकर कई तरह की छोटी मोटी बाधाएं आ जाती हैं। इसके साथ साथ सीमित संख्या में ही वहां पर लोगों को बुलाया जा सकता है। जानकारी ये मिल रही है कि इस बार 2024 के शपथ ग्रहण समारोह के लिए 2019 में जितने मेहमानों को बुलाया गया था उससे कम से कम दूनी संख्या में मेहमानों को आमंत्रित किया जाएगा और बड़ी संख्या में इसमें आम जनता होने वाली है। यानी कि इसको पब्लिक सेलिब्रेशन के तौर पर प्रस्तुत किया जाएगा। ये कहते हैं पावर को लोगों के बीच में ले जाकर रख देना। इसके साथ साथ जो जानकारी निकल कर आ रही है कि 24 मई को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के कुछ विंगों के बीच में, कुछ सरकारी महकमों के बीच में एक बैठक हुई जिसमें ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के अधिकारी मौजूद थे। शपथ ग्रहण समारोह के पूरे कवरेज के प्लान और लेआउट की चर्चा हुई। यहां तक तय किया गया कि इस पूरे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण न सिर्फ दूरदर्शन पर बल्कि तमाम अन्य जगहों पर होने के लिए दूरदर्शन का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा और 100 टीवी कैमरे लगेंगे जिससे लाइव सीधा प्रसारण होगा। यह तैयारी ऐसे सामने नहीं होती साहब, और यह बात इसलिए कोराबोरेट हो जाती है। देखिए, आप एक तरफ से एक खबर मिलती है, उसको आप दूसरी जगह कंफर्म करने की कोशिश करते हैं, तो कंफर्मेशन हमें कैसे मिला? 10 जून को एनसीपी की स्थापना दिवस है और एक बैठक में अजीत पवार ने यह कहा कि शपथ ग्रहण समारोह 10 तारीख से पहले हो सकता है। उनका यह कहना था कि इस बार पार्टी की स्थापना दिवस मना पाना संभव शायद नहीं होगा क्योंकि सभी शपथ ग्रहण समारोह में व्यस्त रहेंगे। अब 4 जून के बाद प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों की भी चर्चा हम आपको कर दें तो देखिए, हमने जो आपको खबर दिखाई उसके सत्यापन करने के लिए एक और खबर आपके सामने बताई। अब कुछ और तीसरा सत्यापन। 4 जून के बाद प्रधानमंत्री के कार्यक्रम कुछ इस आधार पर है।
प्रधानमंत्री इसी साल 8 विदेश यात्रा पर जाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए सारी तैयारियां हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्सनल इनवाइट आया है इटली के प्रधानमंत्री के द्वारा। 13 और 14 जून को G7 की बैठक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शिरकत करने जा रहे हैं, ऐसा बताया गया है। 11 या 12 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली के लिए रवाना होने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है शपथ ग्रहण समारोह इससे पहले ही हो रहा है। हाँ, यह भी खबर आ रही है कि इटली से वापस आने के बाद G7 की बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट एक्सपेंशन की बात करेंगे। मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह उसके बाद होगा, या हो सकता है कि कुछ मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह जैसा कि 2014 और 2019 में हुआ पहले ही दिन हो जाए और उसके बाद कैबिनेट एक्सपेंशन की बात निकलकर सामने आए। उसके साथ साथ जुलाई में SCO हेड्स ऑफ स्टेट की बैठक है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की बहुत बड़ी गुंजाइश है और वो इसलिए क्योंकि इस बैठक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ऐसा भी माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात इस दौरान हो सकती है क्योंकि फेस टू फेस बड़े पैमाने पर यहां पे मिलने की चांसेस है। 23 और 22 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र की समिट ऑफ फ्यूचर के तहत शिखर सम्मेलन होना है। भारत को आमंत्रित किया गया है। ये इस आमंत्रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बुलाया गया है। सबसे महत्वपूर्ण, रूस की तरफ से इनवाइट आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। 16वीं ब्रिक्स समिट है 22 और 24 अक्टूबर को। खुद रूस के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया है। इसके बाद 18-19 नवंबर को ब्राजील में रियो में G20 लीडरशिप की समिट है। भारत ने इसकी मेजबानी पिछले बार की थी। उसका इनवाइट भी प्रधानमंत्री के लिए पहले से ही आ चुका है। तो इस तरह से उनका कार्यक्रम पूरे तरीके से सामने है साहब। तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शेड्यूल अपने आप में तय है। और सबसे बड़ी बात तो देखिए, कहते हैं ना कि सील को और किसी की आवश्यकता क्या जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं। एक टीवी चैनल को इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि जी समिट के लिए उन्हें निमंत्रण दिया गया है। उन्होंने जो कहा मैं आपको कोट करके बता रहा हूं, मुझे रूस के राष्ट्रपति पुतिन के फोन पर सितंबर की बैठक में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है। नोट कीजिएगा, मुझे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 से भी मुझे फोन आया है। दुनिया को पूरा भरोसा है कि हमारी सरकार बनेगी। तो साहब आप बताइए, इसके बाद भी कहीं कुछ और हो सकता है। आपको कुछ पोस्ट भी दिखाते हैं एक्स पर जो किया गया है। यह पोस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया जिसमें उन्होंने इटली के प्रधानमंत्री को G7 में न्योता देने के लिए धन्यवाद दिया है। इस पोस्ट को अभी आप अपने स्क्रीन पर देखिए। ये देखिए वो पोस्ट है। स्पोक टू प्राइम मिनिस्टर मेलोनी, थैंक्ड हर फॉर द इनवाइट ऑफ G7 समिट इन जून, डिस्कस्ड टेकिंग फॉरवर्ड। अब बताइए इसके बाद और क्या बचता है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने हाल ही में एक्स पर पोस्ट पर भारत के साथ रिश्तों को और मजबूत करने की बात कही। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्यवाद दिया। भविष्य में इस रिश्ते को और मजबूत करने का जिक्र भी किया। वी डिस्कस द डेवलपमेंट्स ऑफ आवर बायलैटरल रिलेशंस which should include a meeting of our teams and a session of the Intergovernmental Commission on Cooperation in New Delhi in the nearest future. तो ये तमाम ट्वीट्स, ये तमाम बातें आपको बता रही हैं। इसके साथ साथ सबसे बड़ा प्रत्यक्ष को प्रमाण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तमाम चुनावी भाषण में क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि सरकार बनाने के बाद मेरे पास 100 दिन का रोड मैप तैयार करा रहा हूं मैं, और ये मेरी जानकारी है जो मैं आपको पुख्ते तौर पर कह सकता हूं। एक भी मंत्रालय ऐसा नहीं है जहां कोई भी वरिष्ठ सरकारी अधिकारी आज 8 या 9 बजे रात से पहले घर जा रहे हो। दरअसल कुछ एक अधिकारियों से मेरी बात हुई, वो तो ये कहते हैं कि भाई संडे को भी काम करना पड़ रहा है क्योंकि मिशन 100 डेज पहले से ही तैयार है। प्रधानमंत्री पहले से ही सभी पीपीटी को लेकर अपने साथ बैठकर डिस्कस करने की तैयारी कर रहे हैं। अब आप बताइए, 100 दिनों के कार्यकाल के साथ साथ उन्होंने यह भी कहा है कि वो अपने मंत्रियों के साथ बैठक भी करेंगे और उसके साथ साथ 25 दिन एक्स्ट्रा रखा है उन्होंने, जहां पर युवाओं के लिए किस तरह के रोजगार संरचना और उसके साथ साथ उनके भविष्य पर भी तमाम चीजें तय की जाएंगी। तो यानी कि अपने 3rd टर्म को लेकर उन्होंने पूरे तरीके से रोड मैप तैयार कर रखा है। और यह रोड मैप कहीं इधर उधर नहीं, उन्होंने खुद हमारे चैनल भारत 24 को दिए अपने इंटरव्यू में कहा है। देखिए, जहां तक 125 दिन का सवाल है, मैंने 2047 तक का पूरा डिजाइन बनाया हुआ है।
उसमें 5 साल पर पे काम शुरू हुआ है, फिर उसमें से 1 साल पे हुआ है, और उसमें से 100 दिन, और अब मैंने युवाओं के लिए जोड़ करके 125 दिन। तो मेरा बड़ा सिस्टमेटिक काम चल रहा है। तो यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा, उनकी सोच और उनकी भविष्य की तैयारी। 2047 की तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जितने भी वरिष्ठ अधिकारियों से मेरी बातचीत हुई है, हर किसी का यही कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये नहीं कहते हैं कि आप 1 साल का, 2 महीने का, 6 महीने का रिकॉर्ड लेकर आइए। आप ये बताइए कि 2047 में भारत क्या होगा, और उसके बाद बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते हुए अपने पूरे प्रोग्राम को लेकर आइए। यानी कि मैक्रो व्यू 2047, माइक्रो व्यू 100 दिन में क्या करोगे। इसको कहते हैं शासन, और यह है आत्मविश्वास कि एक बार फिर मोदी सरकार। 2024 के लोकसभा चुनाव ने एक चीज को पूरी तरीके से स्थापित कर दिया है। हमारे देश की आधी आबादी, महिला आबादी, आज मतदान के सबसे बड़ी वोट बैंक है, और वो अपना फर्ज बखूबी पूरा कर रही है अपने घर को संभालते हुए। नेताओं की किस्मत तय करती है, यहां तक कि पूरे वोटिंग पैटर्न को भी प्रभावित कर रही है। दरअसल कई जगहों पर तो महिलाएं आज पुरुषों के मुकाबले ज्यादा मतदान करती दिखाई दे रही हैं। अब यही वजह है कि आप देखिए कि तमाम नेताओं की नजर आज सिर्फ और सिर्फ महिला वोट बैंक पर है। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसे आप देखिए। आप देखिए फेज 1 में महिला और पुरुष मतदाता के बीच में क्या गैप आपको दिखा, लगभग बराबर 66.14% टोटल पोल एवरेज है, महिला 66.07% है। दूसरे फेज में टोटल पोलिंग 66.99% है, महिलाओं का मतदान प्रतिशत 66.42% है। फेज 3 में टोटल वोटिंग परसेंटेज 66.89, महिलाओं का 64.41। फोर्थ फेज में 69.58% टोटल वोटिंग परसेंटेज, महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज 68.73, पुरुषों से ज्यादा। फेज 5 61.48% टोटल पोलिंग परसेंटेज, महिलाओं का वोट परसेंटेज 63%, पुरुष से 1% ज्यादा। फिफ्थ फेज 6 61.95, और यहां पर आप देखिए तो जो महिलाओं का है वो 64.94% है, और पुरुषों का 61.95% है। तो ये अपने आप में बता रहा है कि किस आधार पर महिलाओं का जो परसेंटेज है पोलिंग का, वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और ये तमाम राज्यों के आंकड़े भी आपको हम दिखा रहे हैं, जो अभी आप देखेंगे, जिससे स्पष्ट हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा राज्यों में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है, दरअसल पुरुषों से भी ज्यादा। जैसे आप मणिपुर की बात कर लें, उत्तराखंड की बात कर लें, पश्चिम बंगाल की बात कर लें, तमिलनाडु की बात कर लें, बिहार की बात कर लें, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले भी ज्यादा मतदान किया है। अब कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि मतदान इसलिए प्रभावित हुआ पुरुषों का क्योंकि बड़े पैमाने पर पुरुष बाहर निकलकर दूसरे राज्यों में काम करते हैं, जैसे कि बिहार के बारे में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महिलाओं की इतनी बड़ी संख्या में बाहर निकलना अपने आप के उनके एम्पावरमेंट की बात निकल कर आती है। 6 चरण के चुनाव से जो डेटा निकल कर आ रहा है, उससे हम आपको यह बता सकते हैं कि कुछ ऐसी सीटें भी हैं जहां पर महिलाओं ने तो पुरुषों के मुकाबले 5% से ज्यादा मतदान किए हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो तमिलनाडु की 4 ऐसी सीटें हैं जहां पर महिलाओं ने ज्यादा आगे बढ़ चढ़कर मतदान किए हैं। उत्तराखंड की और केरल की 1 सीट ऐसी है जहां पर महिलाओं का मतदान पुरुषों से 5% ज्यादा है। पश्चिम बंगाल में 4 सीट ऐसी है जहां पर महिलाओं का मतदान पुरुषों से 5% ज्यादा है, और बिहार में 8 सीट ऐसी है जहां 5% से भी ज्यादा डिफरेंस से महिलाओं ने वोट किया है। अब क्या यह आपको खुद नहीं बताता कि आज हमारे देश की राजनीतिक फ्रेमवर्क में महिलाओं की कितनी बड़ी भूमिका है, और यह वोट बैंक कितना साइलेंट है लेकिन एक्टिव है। यह रोल इसलिए बढ़ा क्योंकि जैसे ही 2014 के बाद से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी होने लगा, तो महिलाओं के खाते में पैसे पहुंचने लगे। इसके साथ साथ उज्ज्वला स्कीम महिलाओं को कुकिंग, खाना बनाने के क्षेत्र में बहुत मदद दे रहा था। शौचालय महिलाओं के लिए घर में सुरक्षा और बाहर न निकलने की एक आजादी। उसके साथ साथ घर, प्रधानमंत्री आवास योजना, तकरीबन
4.5 करोड़ घर बनाकर लोगों को दिए गए हैं साहब। और यह महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसकी वजह से वो अपने परिवार के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से, सुरक्षित तरीके से रह सकते। इसके साथ साथ महिलाओं को सीधे तौर पर तमाम तरह के बेनिफिट्स और गर्ल चाइल्ड्स को बेनिफिट्स पहुंचाना। अगर आप देखें तो 2019 तक आते आते यह वोट बैंक अपने आप में जबरदस्त हो गया। 67% के आसपास महिला वोट बैंक आपको दिखा मतदान करता हुआ 2019 के लोकसभा के चुनाव में, जो कि पुरुषों से भी 0.3% ज्यादा था। यानी कि अगर आप देश के तमाम राज्यों के वोटिंग पैटर्न भी देखें, केंद्र के वोटिंग पैटर्न भी देखें, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि महिलाएं बड़े पैमाने पर बाहर निकलकर मतदान कर रही हैं। यह ग्राफ आप देखिए किस तरीके से महिला मतदान का प्रतिशत 2014 के बाद से बढ़ा है और बढ़ते बढ़ते आज पुरुषों के बराबर है। यानी कि बराबर की हिस्सेदारी, बराबर की भागीदारी। जाहिर सी बात है, महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने भी अपने पिटारे खोल रखे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत ही बहुचर्चित प्रोग्राम शुरू किया, लखपति दीदी। इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई जगहों पर किया। महिलाओं को ब्याज मुक्त कर दिया गया और इससे महिलाओं को काफी उत्थान हुआ। 1 करोड़ लखपति दीदी का दावा भारतीय जनता पार्टी करती है। कांग्रेस ने भी गरीब परिवार की महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए 8,500 रुपए प्रति महीना उनके अकाउंट में देने की बात कही। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने भी इसी तरीके की एक योजना कर रखी है, जिसमें लक्ष्मी योजना के तहत 1,000 रुपए प्रति महिला, प्रति परिवार, प्रति माह मिलता है। जाहिर सी बात है, बहुत बड़ी रकम हो जाती है। इसके साथ साथ महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए की इनकम के लिए ट्रेनिंग देने का भी कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है। लखपति दीदी योजना को भारतीय जनता पार्टी और भी बृहत तरीके से सामने लेकर आना चाहती है। इसके अलावा भी भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को वर्कफोर्स के तौर पर शामिल करने के लिए कई तरह की योजनाएं सामने रखी हैं। कांग्रेस भी महिला सम्मान और उसके साथ साथ उचित भत्ते का दावा कर रही है। राजनीति में भी महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए दोनों पार्टियों के अपने अपने वायदे हैं। हालांकि यह कहीं भी अभी पूरा होता नहीं दिखाई देता, लेकिन नारी शक्ति और उसकी पहुंच को दोनों पार्टियां बड़े जबरदस्त तरीके से देखती है। और शायद यही वजह है कि राजनीति में अब 33% आरक्षण सभी जगह होने जा रहा है। लोकसभा, विधानसभा और पंचायत में तो पहले से है। यानी कि महिलाओं को न सिर्फ पूरा दर्जा दिया जा रहा है, बल्कि उनको वोट बैंक के तौर पर देखा भी जा रहा है। इसके साथ साथ कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो 2014 और 19 में भारतीय जनता पार्टी ने खास करके महिलाओं के लिए आयोजित किया, जैसे कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। महिलाओं को लकड़ी और कंडे से बहुत बड़ी निजात मिली। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना बच्चियों को आगे बढ़ाने और पढ़ाने में बहुत जबरदस्त फायदा हुआ और इसकी वजह से परिवारों को बड़ा फायदा मिला। तमाम राजनीतिक दलों ने इस तरह की योजनाएं अपनाई, जैसे कि उत्तर प्रदेश में है साइकिल मिलता है, लैपटॉप मिलता है। आप अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो सभी लड़कियों को पैदा होते ही उनको 1 लाख रुपए तक दे दिया जाता है, ताकि उनकी शादी के समय यह पैसा काम आ जा सके। इस तरह के कई तरह के प्रोग्राम हैं। इसके साथ साथ प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए कई तरह की योजनाएं हैं। उसके बाद सिलाई मशीन, महिला शक्ति को आगे बढ़ाना, सुकन्या समृद्धि योजना, इस तरह की कई बातें सामने आती हैं। विपक्ष ने भी कई तरह के दावे किए हैं, जैसे कि आम आदमी पार्टी ने 1,000 रुपए प्रति महीना देने का वायदा किया पंजाब में, और ये उनकी बातें चल रही हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी फ्री बस सेवा देती है महिलाओं के लिए। टीएमसी की बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं। डीएमके की सरकार तमिलनाडु में 1,000 रुपए प्रति महीना देती है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए पेंशन के तौर पर दे रही है। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार महिलाओं को 2,000 रुपए प्रति माह दे रही है। तो महिलाएं आज न सिर्फ एक बहुत बड़ा वोट बैंक बन गई हैं, बल्कि वो लाभार्थी वर्ग भी है। अब आप यहां कहेंगे कि जब महिलाएं इतने बड़े वोट बैंक बन चुकी हैं, तो किस आधार पर यह क्या हो रहा है? देखिए, यह कैसे हुआ, इसको बहुत संक्षेप में आपके सामने रखना चाहता हूं। 2014 के बाद से जैसे जैसे सरकार की स्कीम्स का फायदा महिलाओं तक पहुंचा, महिलाओं ने उसके बाद फायदे के अनुसार पार्टी को मतदान करना शुरू किया। अगर महिलाओं को उज्ज्वला स्कीम से फायदा मिला, महिलाओं को शौचालय और घर मिला, तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी के पास वोट पहुंचा। जैसे कि कांग्रेस की स्कीम्स की वजह से अगर फायदा मिला तो महिलाओं ने राज्य स्तर पर कांग्रेस को वोट दिया।
यानी कि महिलाएं बड़े पैमाने पर अब यह निर्धारण करने लगी कि वो किसको वोट देने जा रही हैं। पहले यह होता था कि एक बार पुरुष तय कर देता था इस पार्टी को वोट देना है, सब लोग जाते थे और उसी चिन्ह पर मुहर लगाकर चले आते थे। लेकिन आज जमाना बदल गया है। आज तमाम पुरुष महिलाओं पर यह दबाव नहीं बना पा रहे, क्योंकि जब मतदान करने महिला पहुंचती है तो उस वक्त वो अकेली होती है और उसे पता होता है कि किसकी वजह से उसका घर, उसका परिवार चल रहा है। और यह आज अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती है तमाम राजनीतिक दलों की। कौन महिलाओं को कितनी ज्यादा सुविधाएं पहुंचा रहा है और इसके साथ साथ महिलाओं को आगे बढ़ाने में किस राजनीतिक दल की कितनी बड़ी भूमिका है, कितना रिप्रेजेंटेशन महिलाओं को मिल रहा है, महिलाएं कितनी सुचारू तरीके से काम कर पा रही हैं और खास करके सभी मेट्रो, अर्बन सेंटर्स और मेट्रोज में महिलाएं कितनी सुचारू तरीके से और स्वच्छंद तरीके से काम कर रही हैं, कहां उनको सुरक्षा मिलती है। जो सुरक्षा देता है मतदान वहीं जाता है, यानी कि कानून व्यवस्था, जिसे लेकर आप उत्तर प्रदेश में देखें। उत्तर प्रदेश की महिलाएं इस बात को लेकर बहुत आश्वस्त हैं कि बीते योगी शासन के दौरान और अभी जो मौजूदा योगी शासन है उसमें सुरक्षा पूरी मिली हुई है, इसलिए उनका नेचुरल रुझान, नेचुरल झुकाव बीजेपी की तरफ आ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा वर्ग है और इसी वर्ग पर आज भारतीय जनता पार्टी पूरी उम्मीदें लगाए है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि भाई आप एससी वोट बैंक, एसटी वोट बैंक, ओबीसी वोट बैंक, ये सब अलग है, अलग रख दीजिए इसको। लेकिन अगर लाभार्थी महिला वोट बैंक इंटैक्ट है तो जीत हमेशा होगी, कोई उसे हरा नहीं सकता। तो इसलिए महिला वोट बैंक की चर्चा आप आज से लेकर 4 तारीख और उसके बाद भी हर मंच पर बड़े पैमाने पर देखेंगे। और याद कीजिएगा, मिस्टर एनालाइजर में सबसे पहले इसके बारे में चर्चा हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। और आइए एक ऐसा मसला हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं जो हम सबके दिल के बहुत नजदीक है। इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, 2024 के चुनाव प्रचार के दौरान एक मुद्दा बहुत बड़े पैमाने पर हावी रहा और वो हावी था मुद्दा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने हर मंच, हर रैली, हर जगह कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का अटूट अंग और हिस्सा है और उसे हम हर कीमत पर लेकर ही रहेंगे। आइए आपको दिखाते हैं अमित शाह जी ने क्या कहा। कांग्रेस वाले कहते हैं पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर न मांगियो। अरे राहुल बाबा, मैं जगजीवन राम की भूमि से कहकर जाता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे। पड़ोसी देश पाकिस्तान, यह बात सही है, अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, लेकिन आश्वस्त रहिए, आकर रहेगा। पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में तो मैंने कई साल पहले कह दिया था। सेना के जवानों को संबोधित करते हुए आर्मी डे के अवसर पर मैंने कहा था, पाक अधिकृत कश्मीर, पाक पीओके, यह तो हम मानकर चलते हैं कि हमारा था, है और रहेगा। क्या राजनीति के अखाड़े में आपने कभी पाक अधिकृत कश्मीर पर इतनी टिप्पणियां आज तक देखी? लेकिन क्या पाकिस्तान की तरफ से इसका कोई भी प्रतिकार आपको दिखाई दिया? साथ नहीं दिखा होगा, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार इस बात को बखूबी जानती है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जनता कितने असंतोष में जी रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, कई ऐसे राजनीतिक विश्लेषक हैं जो ये मानते हैं कि वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोग बगावत कर अपने हिस्से के कश्मीर को भारत से जोड़कर कहें कि हम भारत के नागरिक हैं। और अब पाकिस्तान में रियलाइजेशन बड़े पैमाने पर सामने आ रहा है। साहब, मौजूदा सरकार जो पाकिस्तान में है, वहां पर नवाज शरीफ तो प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री रहे हैं और उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ अभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। नवाज शरीफ ने बहुत ही बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के साथ एक बहुत बड़ा धोखा, एक बहुत बड़ी गलती की। 1999 में वाजपेयी सरकार जब पाकिस्तान आई थी और वाजपेयी जी पाकिस्तान आए थे, उस वक्त पाकिस्तान ने जो पीठ में खंजर भोंका था करगिल के मामले को लेकर, वो गलत था।
वो नहीं होना चाहिए था। यह भारत के साथ धोखा है। क्या कोई भी पाकिस्तान का नेता इस तरह की बात कह सकता था? जनरल परवेज मुशर्रफ पर सारा ठीकरा फोड़ा नवाज शरीफ। तो उन्होंने पहले भी बात कही, लेकिन आज उनका यह कहना मतलब रखता है क्योंकि उनकी पार्टी आज सत्ता में है। इसके साथ साथ एक और मसला सामने आया। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का एक बड़ा कबूलनामा भी सामने आया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक सरकारी वकील ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को विदेशी क्षेत्र बताया। एक सुनवाई के दौरान सरकार वकील ने कहा कि गुमशुदा कवि को इस्लामाबाद कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता क्योंकि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हमारा नहीं बल्कि एक विदेशी क्षेत्र है। यानी कि पाकिस्तान में अब इस बात की सनद है कि पीओके हमारा नहीं है, वो भारत का है। और जिस तरीके से नवाज शरीफ ने गलती मानी है और ये कहा है कि पाकिस्तान ने जो किया वो अपने आप में गलत है। इसके साथ साथ फरवरी के महीने में साथ पाकिस्तान की तरफ से एक बयान सामने आया जहां कहा गया कि पाकिस्तान भारत में अपने उच्चायोग में सभी स्टाफ को फुल कैपेसिटी को वापस करने की विचार पर आगे बढ़ रहा है। ये सारी बातें आज क्यों हो रही हैं? भारत में चुनाव के छठे दौर के आसपास पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का यह बयान सामने आता है, दगाबाजी वाला। जाहिर सी बात है पाकिस्तान को इस बात की सनद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार एक बार फिर आने वाली है। ये एक मजबूत सरकार है और मजबूत सरकार के सामने आप किसी भी तरह के षड्यंत्र को सामने नहीं रख सकते। भारत ने भी नवाज शरीफ की इस टिप्पणी को बहुत महत्वपूर्ण माना है और अजय विसारिया जो कि पाकिस्तान में भारत के पूर्व उच्चायुक्त रहे हैं, उन्होंने कहा है कि भारत के आने वाली सरकार के लिए पाकिस्तान के वर्तमान सबसे महत्वपूर्ण नागरिक नेता की ओर से यह महत्वपूर्ण संकेत दिया जा रहा है और इसे इसी तरीके से देखना चाहिए। यानी कि अलग ही माहौल बन गया है पाकिस्तान में भी, क्योंकि पाकिस्तान अब कॉम्प्रोमाइज ही नहीं, भारत के सामने बातचीत करने की, पेशकश करने की हर रास्ते जुगत करता दिखाई दे रहा है। दरअसल पाकिस्तान के कई टीवी चैनल्स पर जो बहस हो रही है वो अपने आप में जबरदस्त है। मेरे कुछ मित्र हैं, उन्होंने कुछ क्लिप्स भेजा, वो मैं दिखाना नहीं चाहता क्योंकि ये पाकिस्तान के टीवी पर चल रहा है। लेकिन इन क्लिप्स में क्या है? इन क्लिप्स में चर्चा ये हो रही है कि अगर करतारपुर कॉरिडोर को भारत लेना चाहता है पाकिस्तान से, तो क्या हम कुछ और नेगोशिएशन करके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के कुछ हिस्से को अपने पास रख सकते हैं क्या? जरा सोचिए, करतारपुर कॉरिडोर के एक्सचेंज में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के कुछ हिस्से को पाकिस्तान अपने पास रखकर पूरे पीओके को छोड़ने की बात कर रहा है। इस तरह की चर्चा तभी होती है जब सरकार में इस तरह की मानसिकता होती है, यानी कि नैरेटिव गढ़कर लोगों को तैयार करने की कोशिश की जा रही है। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई की सरकार का जलवा और इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि तैयारी पूरी है, न सिर्फ भारत में बल्कि विदेश में भी। और पाकिस्तान भी ये जानता है कि अब तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के सामने उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता होगा, टेबल पर आओ और बात करो।